हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमने जो पिछले क्लास में बात की थी कूलॉम नियम की, आज हम बात करेंगे कूलॉम नियम से संबंधित कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। उसका सदिश निरूपण करने जा रहे हैं। जिसके पहले हम क्लास स्टार्ट करें, आप अपने सभी साथियों के पास यह क्लास शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले और हम आगे बढ़े। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। हम सिद्ध करेंगे कि कूलॉम नियम सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता, तो सदिश रूप में उसका निरूपण हम करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कूलॉम नियम का सदिश निरूपण या कूलॉम बल का सदिश निरूपण। कूलॉम नियम का सदिश निरूपण या कूलॉम बल का, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमें चित्र बनाना होगा। और चित्र क्या है, जिसे मान लो हमने ये निर्देशांक लिया, अक्ष और वाई और ये जेड। इसमें दो बिंदुओं पर दो आवेश रखे हुए हैं। मान लो यहाँ पे कोई आवेश Q1 रखा हुआ है और यहाँ पे कोई आवेश Q2 रखा हुआ है। इन दोनों को मिलाया जाता है। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु को इसको Q1 आवेश को मिलाया जाए तो यह आपका और इसको यदि मिलाए तो ये Q2 को मिला दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, ये देखो हम बात कर रहे हैं अब इसकी कि ये इसका O के सापेक्ष Q का स्थिति सदिश क्या है। इसको ये Q1 है तो हमने इसको क्या मान लिया, R1 सदिश, और ये Q2 है तो इसको मान लिया हमने O के सापेक्ष R2 सदिश, स्थिति सदिश मान रहे हैं हम। और देखो Q1 के द्वारा जो Q2 पर बल लगेगा, जो लगेगा आपका F, यहाँ पे रख देता हूं मैं F21। इसको ध्यान रखना, Q1 के द्वारा Q2 पर ये F21 लिखा हुआ है। ये Q1 आवेश के द्वारा जो Q2 पर लग रहा है, यानी Q1 के द्वारा Q2 पर, इस तरीके से बोलना है इसको। वह बल जो Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित होता है। ठीक है, तो इधर आएंगे हम, वह बल जो Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित होगा वो होगा F12 सदिश, यानी वह बल जो Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लग रहा है। इसको समझना, वह बल जो Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लग रहा है और वह बल जो Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लग रहा है। इस तरीके से हमें यह ध्यान रखना है। ठीक है, फिर रही आपको इसमें बहुत ध्यान देने की, यदि हम इधर से चलते हैं, ऐसे जाते हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, जिसको हम सदिश रूप में व्यक्त करें, तो वो क्या होगी। यह दूरी मान लो हमने इसको इस दिशा में दर्शाया, इसकी दिशा ये हो गई और इस आवेश की दिशा ये इधर हो गया। तो ठीक, अब हम इसको दर्शाए तो ये दूरी क्या हो जाएगी। देखो इधर जा रहे हैं हम, तो इधर जा रहे हैं, इसका मतलब R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं, तो ये सदिश क्या हो गया आपका R21 सदिश, यानी क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ लेकर R21। लेकिन इसकी दिशा इस साइड में है, तब हम ये बात कर रहे हैं, इसकी दिशा इस साइड में है, तब हम ये बात कर रहे हैं कि ये R21 है। यदि हम इसको इधर से ऐसे लेते हैं, इस साइड में ये दिशा लेते हैं, तो इस साइड के लिए इस सदिश की दिशा होती है R21 सदिश, R21 सदिश इसकी दिशा होती है। तो समझो इसको
जैसा बल लग रहा है उसी तरीके से ये सदिश हो रहा है। देखो Q1 से Q2 पर लगने वाला F21 सदिश है और इसके बीच के जो हम इसी दिशा में ज्ञात करेंगे तो R21 सदिश हो जाएगा। क्यों? तो हमें समझना है कि Q2 से Q1 से Q2 पर जो बल लग रहा है F21 सदिश, तो उसी तरीके से ये इसकी दिशा इस साइड में हम जाएंगे तो ये सदिश होगा R21 सदिश। इसी तरीके से हम इधर से जाहिर इस साइड में इस दिशा को मापेंगे इस दूरी को, ये तो ये होगी R12 सदिश। क्यों? क्योंकि जब Q2 से Q1 पर लगने वाला बल F12 सदिश होगा इसलिए ये दूरी भी इस प्रकार से होगी। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो हमें करना है क्या, सबसे पहले माना दो सदिश दो बिंदुवत स्थिरित होते ना, स्थिर आवेश Q1 व Q2 है, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश व R2 सदिश है। Q1 का तो R1 सदिश और Q2 का R2 सदिश है। R1 सदिश व R2 सदिश है, यह हमें लिखना है। जो इसमें रखा हुआ वैसा का वैसा ही हमें यहाँ पे रखना है। क्या किया हमने कि माना दो Q1 व Q2 स्थिर बिंदुवत स्थिर आवेश है, बिंदुवत है और ये क्या है, स्थिर है आवेश, यहाँ पे रखे हुए यहाँ पे रहेंगे। इनके जो मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति से R1 व R2 है क्रमशः, इसका तो R1 और इसका R2, और इसके द्वारा Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21 सदिश है और Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 सदिश है। ठीक है, और Q1 से Q2 की ओर जाएंगे तो ये इनके बीच की जो दूरी है उसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे इस पे बल लग रहा है Q1 के द्वारा Q2 पर F21, उसी प्रकार से R21 सदिश। और यदि हम Q2 से Q1 की ओर जाएंगे तो इस दूरी को बोलेंगे हम R12 सदिश, क्योंकि Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या है, F12 सदिश। उसी प्रकार से इसको भी हम व्यक्त करेंगे। चलो ठीक है, अब हम जैसे आगे बात करते हैं तो ये हमने इतनी बात कर ली। इसके बाद में हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वो है कि Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। या पहले आप कर लो, इस त्रिभुज के द्वारा जो सदिश नियम लगाते हैं हम, तो सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम क्या है, यदि हम इधर से चलते हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं को, दो आसन भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो देखो यह भुजा एक तो त्रिभुज की एक ही है और यह तीसरी विपरीत क्रम में इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। तो लिखते हैं यहाँ पे R1 सदिश प्लस R21 सदिश इक्वल टू R2 सदिश। क्यों? ये देखो R1 सदिश इधर गए, R21 सदिश और ये इसके विपरीत क्रम में है, इसलिए ये हो गया इसके बराबर R2 सदिश। हमें निकालना है किसका है, हमें इसका मान निकालना है। दरअसल ध्यान देना, तो हमें R21 सदिश इक्वल टू, क्योंकि इनके मध्य दूरी की आवश्यकता होती है हमारे को, दोनों आवेशों के मध्य दूरी की, तो इसको एक का मान ही हमें निकालना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 सदिश माइनस
R1 सदिश समीकरण नंबर 1 है। अब इसको थोड़ा आप ध्यान देना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ देखो, यहाँ पे R21 सदिश है, तो यहाँ पे देखो इसका मान क्या है, R2 माइनस R1 सदिश, पहले वाला पहले बाद वाला बाद। इसी प्रकार यदि हम व्यक्त करें, इधर से चले इधर से इसको व्यक्त करें, तो इसी प्रकार में यहाँ पे लिख देता हूं, इसी प्रकार R12 सदिश इक्वल टू R1 सदिश माइनस R2 सदिश, इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा में एकांक सदिश जो होगा वो होगा R21 कैप सदिश, एकांक सदिश, क्यों, और इसकी दिशा में जो सदिश होगा वो एकांक सदिश होगा R12 कैप एकांक सदिश, ये भी ध्यान रखना है। तो ये देखो हमारे पास इसका मान ही आ गया। इसका कैसे आया, यदि हम इधर से चले तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, R2 सदिश इधर से चले, R2 सदिश प्लस ये वाली आएगी ऊपर वाली, क्योंकि R12 सदिश हम Q1 की तरफ जा रहे हैं तो बल Q2 के द्वारा Q1 पर लग रहा है, ये लो R1 सदिश हमें निकालना है इसका मान, तो R21 सदिश इक्वल टू R1 सदिश माइनस R21 सदिश, R2 सदिश, यही तो मान था हमारे पास, यही तो हमने यहाँ पे रखा। तो आप डायरेक्ट इसको रख सकते हो ये निकालने के बाद में कि ये मान ये भी होता है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 हमने निकाल लिए। यदि इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इनसे निकाल सकते हो आराम से। इन दोनों को जोड़ेंगे इसके विपरीत क्रम में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा, वैसे ये आए दोनों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके द्वारा जो बलने लगता है एक दूसरे आवेश पर, एक दूसरे आवेश के द्वारा, उनकी बात करते हैं। तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहला जो हमारे पास था R21 सदिश इक्वल टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये समीकरण नंबर हमारा 1 था, और दूसरा था R12 सदिश इक्वल टू R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। इनकी बातें हम करते रहेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर आरोपित बल या लगने वाला बल, आरोपित बल या लगने वाला बल, आरोपित बल, यानी Q1 आवेश के द्वारा जो Q2 पर आवेश बल लग रहा है वो कौन सा बल होगा। Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर बल लग रहा है F21 सदिश, तो ये लो आपका आ जाएगा यहाँ पे बल F21 सदिश इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास देखो K Q1 Q2 आवेशों का गुणनफल तो आना ही है, हमने कर निकाला था, तो वैसे कि वैसे करना हमारे को, K Q1 Q2 बटा नीचे क्या आना है, नीचे स्क्वायर आएगा दूरी का, लेकिन इनके बीच की दूरी कौन सी है, बल इधर से इधर लग रहा है, इसलिए दूरी आएगी ये वाली R21 सदिश, जैसे बल है उसी प्रकार से ये दूरी आएगी R21 सदिश का मापांक का स्क्वायर, मापांक का स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो साथ में और क्या आएगा, R21 सदिश का कैप, ये एकांक सदिश है, ये क्या है Q1 से Q2 की तरफ एकांक सदिश। ठीक है, समीकरण नंबर, इसको आप ऐसा भी व्यक्त कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21 सदिश का मापांक का स्क्वायर और R21 सदिश का कैप। हम सदिश रूप में व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार से हम कैप सदिश के लगा कर उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मान आ गया। अब दरअसल समीकरण 1 की बात करें तो क्या है, दरअसल समीकरण 1 में यही तो मान रखा हुआ है, तो ये मान यहाँ से रख लो आप, तो ये समीकरण या 3 रख लो। समीकरण 3 में समीकरण 1
से या एक को रखने पर, तो क्या हो जाएगा देखो F12 सदिश इक्वल टू, इसको रख लेता हूं मैं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसका मान रखूंगा तो है R2 माइनस R1, पहले 2 है तो 2 ले लो और फिर बाद में 1 ले लो, तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश और ये मापांक और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R21 सदिश का केप, ये आपका मान यहाँ पे समीकरण नंबर 4 हमारे को क्या हो गया, समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर आरोपित बल या लगने वाला बल, इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे को जो समीकरण बल प्राप्त हुआ है F21 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 सदिश माइनस R1 सदिश मापांक का स्क्वायर और R21 केप, ये समीकरण नंबर हमारे को 4 प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कर रहे हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, उस पे ध्यान दो। Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर आरोपित बल या लगने वाला बल, यानी Q2 Q1 पर कौन सा बल लगाता है, Q2 इधर से इधर F12, तो ये हो गया आपका F12 सदिश और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या लगा कर रख लो एक बार, फिर बाद में और कर लेंगे, के Q1 Q2 बटा बीच की दूरी इधर से इधर आ रहे हैं तो ऊपर वाली दूरी लेंगे 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर आ रहे हैं तो R12 सदिश वाली दूरी लेंगे, R12 सदिश के मापांक का स्क्वायर और R12 केप, इधर इसको आप रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान रखा हमने, और ये Q1 Q2 बटा R12 सदिश के मापांक का होल स्क्वायर R12 केप, समीकरण नंबर आपका 5। हमने क्या किया, यहाँ पे के का मान ही रखा, पिछले में भी ऐसा ही किया था हमने, वहां पे के का मान रखा था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका मान रखना है, समीकरण 2 में इसका मान है R1 माइनस R2 सदिश, तो समीकरण 5 में समीकरण 2 से क्या लगाकर करो तो क्या लगाकर कर लेना, बाकी डायरेक्ट इसको उतार लो, F12 सदिश इक्वल टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इसका मान रखता हूं R1 सदिश माइनस R2 सदिश के मापांक का होल स्क्वायर R12 केप, ये समीकरण नंबर आपका 6 हो गया, ये समीकरण नंबर आपका 6 हो गया। तो ये जो आपका समीकरण नंबर जो आपको 4 और 6 प्राप्त हुए हैं, ये कूलॉम नियम के सदिश निरूपण को व्यक्त करते हैं। तो समीकरण जो 4 और 6 है वो कूलॉम नियम के सदिश निरूपण को व्यक्त करते हैं। तो समीकरण 4 व समीकरण 6 कूलॉम नियम के सदिश रूप
है। ये है। हम थोड़ा इससे आगे और बढ़ने वाले हैं, थोड़ा उसके पहले मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। देखो हमारे पर यहाँ पे दो चीजें, एक तो इसका हम डिस्कस करेंगे और एक इसका डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसको मैं अभी यहां से हटा देता हूं और थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। क्या देखो हमारे पास, एक तो हमारे पास हम मापांक R2 इस सदिश माइनस R1 सदिश, एक हमारे पास R1 सदिश माइनस R2 सदिश, और इनके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इनके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। कोई बात नहीं, हम देखो इनको यदि सेम रूप से लेना चाहिए, इसमें से यदि माइनस कॉमन ले तो क्या हो गया। पहली बात तो ये है कि कोई भी मापांक संख्या है, यदि उसके आगे यदि मैं इसको इस रूप में रख दूं, देखो माइनस R1 माइनस R2 सदिश रख सकता हूं, इसे माइनस कॉमन लेते हैं इसे, लेकिन इसके क्या लगा हुआ है मापांक, और मापांक से जैसे बाहर यह संख्या आएगी तो केवल R1 सदिश माइनस R2 सदिश बचेगी, यानी इसमें कहीं पे भी क्या नहीं बचेगा, इसमें माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि जहां पे भी मापांक होता है वहां पे माइनस को प्लस कर देता है, प्लस का तो प्लस रहता है लेकिन माइनस को प्लस कर देता है, इसलिए मैंने इनमें से कॉमन लेकर इसको R1 माइनस R2 कर दिया, बाहर माइनस कॉमन लिया, ये माइनस क्यों गई है। पहली बात तो ये कि मापांक उसको प्लस कर देता है। यदि दूसरे तरीके से हम इसको सोचें तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, वैसे भी यह प्लस हो जाना है, क्योंकि किसी भी संख्या को दो माइनस की संख्याओं को मान लो -2 इंटू -2 करेंगे तो उसका मान भी हमारे पास 4 प्लस में ही आना है, तो वैसे भी ये प्लस होंगे, तो दोनों तरीके से हम देखें तो इसका मान प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये मान और ये मान तो क्या है, बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि R2 सदिश माइनस R1 सदिश का मापांक का स्क्वायर बराबर है R1 सदिश माइनस R2 सदिश के मापांक का स्क्वायर, ये क्या बराबर है। तो यहाँ पर तो हमारी कोई कहानी नहीं है, कई बार यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समीकरण 4 और 6 की बात करेंगे हम थोड़ी देर में, तो ये तो दोनों क्या है, बराबर है, हमारे को इनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने देखो अभी अभी यहाँ पे इन दोनों समीकरणों में 4 और जो 6 में रखा हुआ है, एक तो रखा 4 में तो R21 कैप और 6 में R12 कैप, और मैंने कहा था R21 कैप की दिशा तो इधर थी, किधर, Q1 सदिश से Q2 सदिश की ओर, Q1 से Q2 पर लगने वाला बल क्या है, F21 सदिश, और Q2 से Q1 पर लगने वाला बल क्या है, F12 सदिश, और इसके यहाँ पे क्या है, R12 सदिश। तो देखो इसकी दिशा इधर है, इसकी R21 सदिश की, और R12 सदिश की दिशा क्या है, इधर, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यदि इसमें वो हम मान पुट करें यहाँ पे, तो ये क्या हो गए, ये दोनों समीकरण 4 और जो 6 से हमें प्राप्त होगा, ये दोनों बल क्या है, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, और आप यहाँ पे छोटी सी भाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे इतना लिखेंगे कि चित्रानुसार, चित्र जो हमने बनाया था उसमें हमने देखा था, और घूम कर देख लेना, चित्रानुसार R12 सदिश कैप व R21 कैप परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। कहने का मतलब हमें ऐसे करना चाहिए कि मान लो R21 सदिश इक्वल टू माइनस R12 कैप, ऐसा हम यदि रखें, क्यों, परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, इसकी दिशा दूसरी है और इसकी दूसरी है, क्योंकि ये इधर की दिशा है
R21 कैप की ये दिशा है, R12 कैप की ये दिशा है। तो दिशा में विपरीत हम -3 केवल दिशा को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, केवल दिशा को दर्शा रहा है। परिमाण दोनों का बराबर और दिशा क्या समान। यदि मैं इसको मापांक लगा दूं तो ये परिमाण तो बराबर ही होगा, केवल ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस कह रहा है कि दिशा बताता है। क्या बता रहा है? दिशा बताता है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? दिशा बताता है। तो यदि इसको मैं समीकरण नंबर यहाँ पे 7 दे दूं, 1 मिनट आप सोचो, समीकरण 7 को 8 में रखने पर, समीकरण 7 को 8 में रखने पर, समीकरण 7 को क्या करें, 7 को हमारे को 4 और 6 से ऐसे रखो। समीकरण 4, 6 व 7 से, समीकरण 4, 6 व 7 से देखो, इसको यदि मैं ऐसा का ऐसा रख लेता हूं कि F21 सदिश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, F21 सदिश, इसमें तो ये ऐसा कैसा गया, लेकिन इसके बराबर ये यहाँ पे रखे तो इसको माइनस के रूप में रखे तो उसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका मान माइनस में प्राप्त हो जाएगा, माइनस F12 सदिश। क्या है? F21 सदिश इक्वल टू माइनस F21 सदिश। क्यों? यानी यहाँ पे माइनस रखा जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और एक ही मान हो जाएगा दोनों का प्राप्त। तो इसकी जगह चाहे आप ये मान रख लो, चाहे इसकी जगह ये मान रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस में रखा जाएगा। किसकी जगह? इसकी जगह। यहाँ पे आप रखोगे तो ये माइनस 2F1 सदिश हो जाएगा। और यदि इसको यदि आप ऐसे भी ले सकते हो, इसको माइनस से गुणा करें तो ये माइनस R21 सदिश बराबर R12 सदिश ऐसे भी होता है। तो इसकी जगह यदि ये मान रखे तो ये माइनस में हो जाएगा, एक ही बात है दोनों। और बाकी परिमाण तो दोनों का बराबर ही है, दिशा, इसलिए दोनों से हमें क्या प्राप्त हुआ कि F21 सदिश इक्वल टू माइनस F12 सदिश। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इससे जो हमें प्राप्त हुआ, समीकरण जो 8 प्राप्त हुआ, ये हमें क्या कहता है? ये कहता है कि कूलॉम नियम है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम को परिभाषित करता है या उसका पालन करता है। कैसे? न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का बल। कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में हमारे ऊपर बल लगता है, जिससे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम चलते हैं तो पीछे की ओर जमीन पर बल लगाते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि हम नाव पर है, नाव से यदि किनारे पर आना चाहते हैं तो हम नाव पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो उतनी ही जितना हम बल लगाते हैं नाव पर, उतना ही विपरीत दिशा में हमारे ऊपर बल लगता है, तो हम क्या पहुंच जाते हैं? किनारे पर पहुंच जाता है। यदि वो बल कम हो, इतना सफिशिएंट ना हो कि हम किनारे तक पहुंच पाए, तो हम बीच में रुक जाते हैं। तो वो बल इस पे निर्भर करता है कि हम कितना बल लगा रहे हैं, किनारे पर पहुंचेंगे या नहीं। ये तो जितना बल हम लगाते हैं उतना ही प्रतिक्रिया में बल लगता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के बल को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे कहते हैं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? कूलॉम नियम, कूलॉम नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के बल का पालन करता है। देखो, Q1 के द्वारा जो Q2 पर बल लग रहा था, Q1 के द्वारा जो Q2 पर लग रहा था वो बल ये था, और Q2 के द्वारा जो Q1 पर लग रहा था ये है। दोनों बल तो क्या है? परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा क्या है? दोनों की विपरीत है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहता है कि जितना हम
क्रिया करते हैं उसके प्रतिक्रिया में उतनी क्रिया होती है, उसके विपरीत में उतनी क्रिया होती है, उनकी दिशा क्या होती है, दोनों की विरोध होती है। कैसे? हम नाव पर बल लगा रहे हैं, हमारे पैरों से नाव पे बल लग रहा है और हम क्या पहुंच रहे हैं, किनारे पर पहुंच रहे हैं, यानी हमने नाव को पीछे की ओर धकेला है, जबकि हम क्या हो रहे हैं, किनारे पर पहुंच रहे हैं। यह तरीका है। तो दोनों की क्या होती है, विपरीत दिशा होती है। तो ये कूलॉम नियम न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। और ये क्या करता है, केंद्रीय बलों का भी पालन करता है। तो दूसरा क्या है, कूलॉम नियम केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है या पालन करता है, उस तरीके का व्यवहार करता है। कूलॉम नियम क्या है, केंद्रीय बलों का उदाहरण है या केंद्रीय बल कूलॉम नियम के उदाहरण है, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। एक तीसरी बात अब लिखना चाहिए तो इसमें लिख सकते हैं कि कूलॉम नियम में जो है ना, हमें बिंदुवत आवेश लेने होते हैं। कैसे? बिंदुवत या गोल आवेश लेने होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें कैसे ले लेते हैं, गोलीय आवेश ले लेते हैं। हमें बिंदुवत आवेश लेने होते हैं, लेकिन हम गोलीय आवेश ले लेते हैं। तो वो तो अलग बात है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। कूलॉम नियम में क्या लेना होता है, बिंदुवत आवेश लेना होता है, लेकिन हम गोलीय आवेशों का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। तो यह आपके कूलॉम नियम का सदिश निरूपण था। मेरे ख्याल से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अभी आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले उनको। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप एफबी पर है तो आप हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।